नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किसानों से जुड़ी बड़ी खबर की। प्रदेश में लगातार बदलते मौसम और बारिश के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। अब अधिकारी खुद फील्ड में उतरकर फसलों का आकलन करेंगे। राजस्व विभाग, कृषि विभाग और बीमा कंपनियां मिलकर संयुक्त सर्वे करेंगी ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके। जमीन अधिग्रहण पर किसानों को तुरंत पैसा। सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब अगर किसी किसान की जमीन अधिग्रहित होती है तो उसे तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। यह फैसला मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना के तहत लिया गया है, जिससे किसानों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। घर और दुकान खरीदने वालों के लिए राहत। यूपी में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब यूपी आरएरा ने अपंजीकृत प्रमोटरों को भी अपने दायरे में शामिल कर लिया है। इससे हजारों खरीदारों को राहत मिलेगी और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। पेंशन योजना में बड़ा बदलाव। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में नया नियम लागू किया गया है। अब आयु प्रमाण के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। जिन लोगों ने आधार लगाया था उनके फॉर्म वापस किए जाएंगे। दूध बेचने वालों के लिए नया नियम। अब डोर टू डोर दूध बेचने वालों को भी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इससे उपभोक्ताओं को शुद्ध और सुरक्षित दूध मिलेगा। अदालत के आदेश पर सख्ती। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अदालत के आदेशों में देरी अब बर्दाश्त नहीं होगी। जो अधिकारी समय पर जवाब नहीं देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गेहूं खरीद की तारीख तय। 30 मार्च से 15 जून तक सरकार किसानों से गेहूं खरीदेगी। नई एमएसपी पर करीब 77 दिनों तक खरीद होगी। एससी छात्रों को बड़ा तोहफा। सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 6 हाईटेक हॉस्टल बनाने का फैसला लिया है। इस पर 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लॉकडाउन पर बड़ा अपडेट दोस्तों। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर सरकार ने रोक लगा दी है। देश में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री ने इसे साफ किया है। एलपीजी संकट से निपटने की तैयारी। संभावित एलपीजी संकट को देखते हुए सरकार गोबर गैस प्लांट लगाने पर जोर दे रही है। यह एक बड़ा वैकल्पिक कदम होगा। हाईकोर्ट का अहम फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर 2 वयस्क अपनी सहमति से लिव इन रिलेशन में रहते हैं तो यह अपराध नहीं है। इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। प्रयागराज में 11 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू होंगी। इनसे लोग लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या तक बिना प्रदूषण के यात्रा कर सकेंगे। बिजली बिल बकाएदारों के लिए चेतावनी। संत कबीर नगर में बिजली बिल न जमा करने वालों को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। 21 मार्च तक भुगतान नहीं किया तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। पुल निर्माण को मंजूरी। बरेली मंडल में 12 पुलों के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। काम जल्द शुरू होगा। गौशालाओं में सीसीटीवी। प्रदेश की 5000 से ज्यादा गौशालाओं में अब सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इससे निगरानी मजबूत होगी। बिजली दर में राहत। करीब 20 लाख उपभोक्ताओं को बिजली दरों में राहत मिल सकती है। यह फैसला आयोग में विचाराधीन है। नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन आज यानी 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ यूपी देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। पंचायत चुनाव अपडेट। पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब अगले हफ्ते इस पर फैसला हो सकता है। पेंशन में बढ़ोतरी। 1 अप्रैल 2026 से पेंशन RS 1000 से बढ़ाकर RSP 99 कर दी जाएगी। इससे 18 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। यूपी बोर्ड रिजल्ट अपडेट। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अप्रैल के आखिरी सप्ताह में आने की संभावना है। 1 अप्रैल से बदलेंगे ये नियम। दोस्तों, 1 अप्रैल से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। PN कार्ड के लिए नए डॉक्यूमेंट। जरूरी डिजिटल पेमेंट में डबल सिक्योरिटी HRA नियम। सख्त ATM चार्ज बढ़ सकते हैं। क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर नजर। सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव। PM किसान योजना पर अलर्ट। अगर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूरी नहीं हुई तो उनका नाम योजना से हट सकता है। सोना चांदी सस्ता। सोने में RS 3000 से ज्यादा और चांदी में RS 13000 तक की गिरावट दर्ज की गई है। पेट्रोल डीजल अपडेट। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है, जिससे फिलहाल दाम नहीं बढ़ेंगे। मौसम अलर्ट। आज से यूपी में फिर मौसम बदलने वाला है। तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किसानों से जुड़ी बड़ी खबर की। प्रदेश में लगातार बदलते मौसम और बारिश के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है।
इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। अब अधिकारी खुद फील्ड में उतरकर फसलों का आकलन करेंगे। राजस्व विभाग, कृषि विभाग और बीमा कंपनियां मिलकर संयुक्त सर्वे करेंगी ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके। जमीन अधिग्रहण पर किसानों को तुरंत पैसा, सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब अगर किसी किसान की जमीन अधिग्रहित होती है तो उसे तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। यह फैसला मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना के तहत लिया गया है, जिससे किसानों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। घर और दुकान खरीदने वालों के लिए राहत। यूपी में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब यूपी आरईआरए ने अपंजीकृत प्रमोटरों को भी अपने दायरे में शामिल कर लिया है। इससे हजारों खरीदारों को राहत मिलेगी और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। पेंशन योजना में बड़ा बदलाव। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में नया नियम लागू किया गया है। अब आयु प्रमाण, शिक्षा और छात्रों की राहत पर सरकार का ध्यान केंद्रित है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली से पहले 38 लाख विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति राशि बढ़ाने की घोषणा की है। कक्षा 9 और 10 के पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए यह स्कॉलरशिप अब 3,000 रुपये कर दी गई है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट इसी स्तर पर होते हैं। ऐसा करने से सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक मदद के द्वारा छात्रों को स्कूल से जोड़ा रखा जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रवृत्ति का भुगतान होली से पहले छात्रों के खातों में पहुंच जाए ताकि किताबें और फीस के लिए समय पर वित्तीय सहायता की जा सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जापान दौरे पर बड़े उद्योग समूहों से मुलाकात की है। मित्सुई ग्रुप को ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर में यूपी में निवेश का न्योता दिया गया। ऑटो सेक्टर में भी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन और मिंडा समूह के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। ऐसी उम्मीद है कि इससे प्रदेश में ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सिंगापुर से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव की चर्चा भी की जा रही है। यदि ये परियोजनाएं जमीन पर उतरती हैं तो इंडस्ट्रियल पार्क और लॉजिस्टिक्स हब में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मिर्जापुर में दुर्गांज गोपीगंज मार्ग के चौड़ीकरण को मंजूरी मिल गई है। 25 करोड़ की लागत वाली ये सड़क विंध्य क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं और व्यापारियों के लिए राहत प्रदान करेगी। वहीं जेवर में बन रहा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसकी रनवे लाइट और नेविगेशन सिस्टम का सफल परीक्षण हो चुका है। माना जा रहा है कि एयरपोर्ट शुरू होते ही पश्चिमी यूपी में रोजगार और व्यापार की गति कई गुना बढ़ जाएगी। हमें गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की प्रगति पर भी ध्यान देना चाहिए। इस परियोजना का काम दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह एक्सप्रेसवे पश्चिम से पूर्व तक यात्रा समय को कम करेगा और माल ढुलाई को आसान बनाएगा। धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में वाराणसी में मसान होली की परंपरा पर चर्चा हो रही है। मणिकर्णिका घाट पर होने वाली परंपराओं को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं, जिस पर प्रशासन ने बातचीत शुरू की है। इसके अलावा काशी में एक विदेशी जोड़े ने गंगा के बीच नाव पर वैदिक रीति से विवाह कर सबका ध्यान खींचा है। राजनीतिक हलचल भी कम नहीं है। शंकराचार्य विवाद पर बयानबाजी तेज है। राजधानी लखनऊ में समर्थन और विरोध में पोस्टर लगे हैं। एक बीएसपी विधायक के घर आयकर विभाग की कार्रवाई ने भी सियासी माहौल गर्मा दिया है। कानून व्यवस्था की बात करें तो अमरोहा कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साइबर टीम ईमेल की जांच कर रही है। वहीं एक बैंक अधिकारी पर शादी का झांसा देकर ठगी का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस डिजिटल सबूतों के आधार पर जांच कर रही है। शिक्षा जगत से बड़ी खबर आई भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ से, जहां इस बार प्लेसमेंट में एक छात्र को 60 करोड़ रुपए का पैकेज मिला। इसे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। ग्रामीण विकास की बात करें तो बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना का ट्रायल सफल रहा है। अब महिलाओं को दूर से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सहकारी बैंकों से फसल ऋण पर ब्याज घटाकर 6% किया गया है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। ई कृषि यंत्र पोर्टल को और पारदर्शी बनाया गया है ताकि किसान सब्सिडी की स्थिति मोबाइल से देख सकें। युवाओं के लिए 20 नए इंक्यूबेशन सेंटरों को मदद दी गई है। आईटीआई में एआई और रोबोटिक्स कोर्स शुरू करने की तैयारी है। एआई और साइबर सुरक्षा का मुफ्त प्रशिक्षण देने की योजना भी बनाई गई है ताकि युवा भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार हो सकें। शहरी विकास में मेरठ में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, रिंग रोड और फ्लाईओवर योजना पर काम शुरू हुआ है। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने के तहत सैकड़ों सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। नगर निगमों में भी सोलर पैनल लगाने की योजना आगे बढ़ रही है।
होली के मौके पर रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाने और रोडवेज ने बसों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। वृद्धावस्था पेंशन की अगली किस्त भी त्योहार से पहले जारी करने की तैयारी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में बढ़ोतरी, शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज सुविधा, डिजिटल लाइब्रेरी योजना, एमएसएमई के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र, मत्स्य संपदा पार्क, आधुनिक डेयरी प्लांट और नगर विस्तार योजनाएं, ये सभी कदम संकेत दे रहे हैं कि प्रदेश में विकास की रफ्तार को बहुआयामी बनाने की कोशिश की जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण की समीक्षा में दिसंबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य दोहराया गया। अधिकारियों ने बताया कि कई हिस्सों में काम तेजी से चल रहा है। पूरा होने पर पश्चिम से पूर्व तक यात्रा समय घटेगा और व्यापारिक माल ढुलाई भी आसान हो जाएगी। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने के लक्ष्य के तहत सैकड़ों नई सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई। अयोध्या प्रशासन का कहना है कि इससे बिजली खर्च घटेगा और रात में रोशनी बेहतर होगी। आगे सरकारी इमारतों पर भी सोलर पैनल लगाने की योजना है। ग्रेटर नोएडा में विदेशी कंपनियों के लिए अलग इंडस्ट्रियल सिटी बसाने की तैयारी भी तेजी से चल रही है। सिंगापुर और जापान की कंपनियों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सपोर्ट और आसान नियम देने की योजना है। सरकार का मानना है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और टेक सेक्टर में हजारों नौकरियां पैदा होंगी और पश्चिमी यूपी का औद्योगिक महत्व काफी बढ़ जाएगा। रेलवे भर्ती घोटाले में सीबीआई की कार्यवाही से प्रदेश में भर्ती पारदर्शिता पर बहस तेज हो गए।